प्रिय साथियों, आज हमको जो तत्वों का वर्गीकरण का क्रम हमारा चल रहा है उसी के अंतर्गत जो अगला प्रयास किया वो लोथर मेयर ने किया और लोथर मेयर ने अपना एक वक्र दिया या लोथर मेयर ने अपनी एक व्यवस्था दी जिसको हम कहेंगे लोथर मेयर की व्यवस्था, लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। इन्होंने ये व्यवस्था 1869 में दी। ये जर्मन रसायनज्ञ थे। इन्होंने कुछ तत्वों को लेकर उसके कुछ मूलभूत गुणों का अध्ययन किया। वो मूलभूत गुण जैसे परमाणु, आयतन, गलनांक और क्वथनांक, इनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो तत्व का परमाणु भार है और परमाणु भार के साथ परमाणु आयतन का अध्ययन करके उन्होंने इन दोनों के बीच में, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में एक ग्राफ, एक वक्र बनाया। और उन्होंने ये कहा कि जो तत्व परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जिसको कहेंगे और परमाणु आयतन, इनके बीच में जब हम तत्वों के लिए एक वक्र बनाएंगे तो वक्र बनाने के बाद जो समान गुण वाले तत्व होंगे वो समान स्थिति पे या समान स्थान में आएंगे। इसको आप वक्र को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देख लेते हैं। इसका जो वक्र है दो चीज़ों के बीच में है, परमाणु भार और परमाणु आयतन। ये ग्राफ है, दो बातों के बीच में ये ग्राफ है, परमाणु भार और परमाणु आयतन। तो इसमें लोथर मेयर ने ये कहा था कि जो तत्व समान स्थिति पे पड़ते हैं, समान स्थान पे पड़ते हैं, समान पोजीशन पे पड़ते हैं, उनके गुणों में कहीं ना कहीं समानता है। जैसे अगर हम बात करें अधिक धन विद्युतीय तत्वों की बात करें, अधिक धन विद्युतीय तत्व यानी क्षारीय धातु या क्षारीय तत्व जो है, जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो तत्व है ये तत्व वक्र के शीर्ष पे आ रहे हैं। और वक्र के शीर्ष पर आ रहे मतलब समान पोजीशन पे आ रहे, शीर्ष शीर्ष शीर्ष, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये तत्व जो है वक्र के शीर्ष पे आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन तत्वों के गुणों में समानता है। उसी प्रकार जो कम धन विद्युतीय तत्व है या क्षारीय मृदा धातु है, जो या क्षारीय मृदा तत्व जो है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो तत्व है ये वक्र के उतार पे पड़ते हैं। वक्र का उतार, जैसे ये बेरिलियम को देखेंगे तो Be ये वक्र के उतार पर है, मैग्नीशियम ये भी वक्र के उतार पर है, कैल्शियम वक्र के उतार पर है, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये तत्व जो वक्र के उतार पर है इनके गुणों में भी समानता है। साथ ही कुछ हेलोजन तत्वों का अगर लें, हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ये वक्र के चढ़ाव पर पड़ते हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे फ्लोरीन है, ये वक्र के चढ़ाव पर है। उसी प्रकार ब्रोमीन, ये क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन ये भी वक्र के चढ़ाव पर है। ब्रोमीन ये यहाँ आएगा, ये ब्रोमीन होगा, और आयोडीन। तो ये जो तत्व है हेलोजन तत्व, ये वक्र के चढ़ाव पर पड़ते हैं। साथ ही साथ वैसे मेंडलीव की जो सारणी है उसको सोचते हुए अगर हम बात करें तो जो 8वें समूह के तत्व है, अब 8वां समूह के तत्व जो मेंडलीव की सारणी है उसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल है। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो आप रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ये है। ये उसके बाद ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये जो तत्व है ये अगर मेंडलीव की सारणी को सोच के मैं बात करूँ तो ये 8वें समूह के तत्व है और ये पढ़ते हैं वक्र के निम्निष्ठ पर पढ़ते हैं, यानी वक्र का निचला भाग है ये। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहाँ पर रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और यहाँ पर ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम,
तो इस तरह से उन्होंने एक कुल मिलाकर देखा जाए तो एक वक्र दिया। हालांकि अगर आप सोचें तो ये वक्र जो है, ये वक्र याद रखने में बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नियम जिस साल यानी 1869 में लोथर मेयर ने दिया था, उसी वर्ष मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, फिर ज़्यादा फोकस हुआ मेंडलीव की सारणी पर, क्योंकि ये याद रखने में बड़ा जटिल है। और मैंने भी जो आपको बातें बताया वो सारी बातें नहीं बताया, उसमें से कुछ ही बातें मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस ग्राफ को देख के आप इन चीज़ों को समझ के दिमाग में रख सकते हो। तो इस तरह से आपने वक्र को समझा कि किस तरह से जो अधिक धन विद्युतीय तत्व होते हैं वो शीर्ष पर पड़ते हैं, जो कम धन विद्युतीय तत्व होते हैं वो वक्र के उतार पर पड़ते हैं, जो हेलोजन तत्व होते हैं वो वक्र के चढ़ाव पर पड़ते हैं, और आठवां समूह जो मेंडलीव की सारणी को सोचकर हम कहें तो वो वक्र के निम्नलिष्ट पर पड़ते हैं। तो ये जो बातें हमने देखी, इस आधार पे उन्होंने ये बताया कि अगर तत्वों को, ये जो ग्राफ में आप तत्व देख रहे थे, वो तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखे हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे और रखने के बाद परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया, बनाया, तो यही बात निकल कर आई कि समान गुणों वाले तत्व समान स्थिति पर पड़ते हैं। तो एक तरह से आप इसको डेफिनेशन के रूप में भी दे सकते हो कि अगर परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो खींचने के बाद समान गुण वाले तत्व जो है समान स्थान पर बढ़ते हैं, या तो वक्र के शीर्ष पर या उतार पर या चढ़ाव पर या निम्नलिष्ट पर, इस तरह से। तो ये जो बातें इन्होंने बताई लोथर मेयर ने, इसके आधार पर लोथर मेयर को एक रिजल्ट मिला, एक परिणाम मिला। उन्होंने क्या कहा, तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। कहने का मतलब यह है कि अगर परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में आप प्लॉट खींचते हो तो जो आवर्ती फलन का मतलब है समान गुण वाले तत्व जो होंगे वो एक अंतराल के बाद मिलेंगे। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, इस परिभाषा को थोड़ा सा सुधार कर दिया। उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पहले का परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बाद में का परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, हालांकि ये बात ज़्यादा मैं और मेंडलीव की सारणी जब होगी तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जो परमाणु भार उनके आगे पीछे, यानी जिसका परमाणु भार ज़्यादा है वो कहीं कहीं पहले आ गया। तो इसके आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषा में संशोधन किया और कहा कि नहीं, तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने निष्कर्ष निकाले, पहले परमाणु भार के आधार पर, फिर परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आयतन का संबंध बताया। तो कुल मिला के देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि लोथर मेयर का जो वक्र है वो अच्छा है, यानी उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बता रहा है काफ़ी कुछ, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो ध्यान रखने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो उसी साल, जैसा मैंने आपको बताया, 1869 में एक रूस का रसायनज्ञ था मेंडलीव। इस रूस के रसायनज्ञ ने तत्वों के वर्गीकरण को सरल बना दिया और एक सारणी के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किया। तो उस सारणी को मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो यह आज की जानकारी बहुत अच्छे से आप इसको पढ़े, ध्यान रखें। धन्यवाद।